हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए देर न करते हुए आते हैं अपने क्लास पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैराथन क्लास सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। तो कौन सा ऐसा नियम है जो भावनाओं और नियमन प्रदर्शन की बात करता है। यहाँ पर दिया है संवेगात्मक। तो संवेगात या संवेग जहाँ पर आ जाते हैं तो वहाँ पर बात इमोशंस की होती है, भावनाओं की होती है। नैतिक में बात होती है नैतिकता की, तो ये नहीं होगा। शारीरिक में शरीर से जुड़ी बातें होती हैं, समस्याएँ होती हैं, उनके समाधान होते हैं। गति में गत्यात्मक में होता है जिसमें गति हो, जिसमें कोई कार्य गति के साथ किया जा रहा हो, वो गत्यात्मक होता है। यहाँ पर बात हो रही थी भावनाओं की, समझने की, स्वनियमन की, तो ये जुड़ा हुआ होता है संवेगात्मकता से। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। तो कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सही है। यहाँ पर दिया हुआ है, विकास पूरी तरह से अनिश्चित होता है, विकास अत्यधिक अनिरंतर होता है, व्यक्तियों की विकास की दर में भिन्नता पाई जाती है, विकास पैर से सिर की तरफ होता है। तो यहाँ पर जो राइट कथन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तियों में विकास की दर में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में विकास अलग अलग दर से होता है। विकास पूरी तरह अनिश्चित है, ये रोंग हो जाएगा। विकास अनिरंतर नहीं, निरंतर चलता रहता है। और विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ना कि पैर से सिर की तरफ, तो ये भी रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आते हैं 3 पर। यहाँ पर दिया हुआ है, आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है हमें क्या, आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। ए में दिया है, आनुवांशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित और उसे बदला नहीं जा सकता है। तो कैसा है, वातावरण का प्रभाव निश्चित होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा रोंग। केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवांशिकता नहीं, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा रोंग। सी में दिया है, केवल आनुवांशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं, तो दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये भी रोंग हो जाएगा। डी पॉइंट चेक करते हैं, डी में क्या है। डी में दिया हुआ है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप में विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण कौन सा है। तो जीन पियाजे के अनुसार विकास का पहला चरण कौन सा है ये बताना है। पूर्व संक्रियात्मक होता है, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदीगामक, या होता है हमारा कौन सा, ये बताना है हमें मूर्त संक्रियात्मक। तो ये भी नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक नहीं होता है। जो पहला स्तर होता है वो होता है 0 से 2 वर्ष का, और ये होता है हमारा संवेदीगामक। पूर्व संक्रियात्मक कितना होता है, 2 से 7 वर्ष। यहाँ पर दिया है मूर्त संक्रियात्मक, ये होता है 7 से 11 वर्ष। और जो औपचारिक वाला होता है ये होता है 11 से 13 वर्ष, या किशोर अवस्था भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जो पहला चरण है वो है हमारा 0 से 2 वर्ष। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है, जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये रोंग है, विकास पर प्रभाव पड़ता है, और ये भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित नहीं करती है। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं, तो ये भी रोंग हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे क्या कर पाते हैं, चीज़ों का वर्गीकृत करते हैं, चीज़ों का वर्गीकरण करना सीख जाते हैं, और उनकी क्रमबद्धता उनको आ जाती है, उसकी समझ उनमें विकसित हो जाती है। तो डी जो ऑप्शन है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में दिया है, अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह से निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है। तो वह नैतिक विकास के किस तर्क के स्तर पर है हमें बताना है, ये कोलबर्ग ने सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर दिया है, पूर्व परंपरागत होता है, सी और डी पॉइंट भी चेक करते हैं।
सी में दिया है उत्तर परंपरागत या औपचारिक परंपरागत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा अगर पुरस्कार पाना चाह रहा है, किए गए कार्य के बदले में बच्चे चाहता है कि उसको पुरस्कार मिले, माता पिता के सामने वह अच्छा रहे, तो ये जो स्तर होता है ये होता है नैतिक विकास का पूर्व परंपरागत स्तर। जी हाँ, कोलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर में बात की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। तो किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है ये बताना है हमें। सामाजिक अंतःक्रिया को माना है, आनुवांशिक परिपक्वता को माना है, व्यवहार का शास्त्रीय अनुकूलन या पुनरावृत्ति के एवं अभ्यास को माना है। तो इनको नहीं माना है। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने समाज की बात की है, सामाजिक अंतःक्रिया की बात की है। तो यहाँ पर जो करेक्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पर भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आए तो वहाँ आप उसको सामाजिक या सामाजिक अंतःक्रिया के साथ रिलेट कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये नेगेटिव पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधा है, तो ये वाला पॉजिटिव पॉइंट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं, संकेत और इशारे जो होते हैं अधिगम को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव पॉइंट से मैच करता हुआ ही आंसर देखना था। सी में दिया हुआ है, निजी बात बच्चों को आत्मकेंद्रिता का प्रतीक होती है, तो ये पॉइंट पॉजिटिव है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है, अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो जी हाँ ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमें मिला है ऑप्शन नंबर बी के रूप में। संकेत और इशारे जो होते हैं अधिगम को नहीं बढ़ाते, और यहाँ पर दिया है कि बढ़ाते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा बदलाव चुनेंगे। विचारधारा कैसी हैं, व्यवहारवादी हैं, उनको कैसा बदलना है, संरचनावादी में बदलना है। जो पुरानी चली आ रही हैं वही विचारधाराएं हैं, उनको चेंज करना है, उनको इनोवेटिव बनाना है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। आप कौन सा कथन यहाँ पर चुनेंगे। लचीले पाठ्यक्रम की बजाय मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाएंगे, तो जहाँ पर लचीलापन होता है वो करेक्ट है, पर यहाँ पर बात हो रही है कि आप मानकीकृत पाठ्यक्रम को अपनाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाकर आप विचारधारा को परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको संरचनावादी नहीं बना सकते हैं। बी में दिया है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बजाय परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाएंगे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में देखते हैं, रचनात्मक आकलन की बजाय योगात्मक आकलन, तो रचनात्मक आकलन होता तो सही होता, पर यहाँ पर बात की जा रही है योगात्मक आकलन की, जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ये हो जाएगा रॉन्ग। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। जी हाँ ये पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंठस्थ करने पर जो है बल नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर जो बल दिया जा रहा है वो खोजी अधिगम पर दिया जा रहा है, अनावेशन पर दिया जा रहा है। तो जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर डी, ये करेक्ट हो जाता है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। 10 में दिया हुआ है, यहाँ पर एक विद्यार्थी क्या कर रहा है, अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में क्या है, सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है, हमें बताना है उसमें किस प्रकार की बुद्धि है, जो क्या कर रहा है, अपने सहपाठियों की प्रेरणा को, उनके इरादों को, उनकी मनोदशाओं को समझ पा रहा है। तो यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धि तो नहीं कहेंगे इसको, अंतःवैयक्तिक बुद्धि हो सकती है, तार्किक नहीं है, आध्यात्मिक भी नहीं है। आध्यात्मिक जो होती है भक्ति से जुड़ी हुई होती है, तार्किक होती है जो तर्कों को करे। यहाँ पर बात हो रही है भावनाओं को समझने की, अर्थात अंतःवैयक्तिक बुद्धि उसके अंदर होगी, तभी वह बच्चा उनकी भावनाओं और प्रेरणाओं को अच्छे से समझ पा रहा है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में दिया हुआ है, जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं ये क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। प्रकार्य कहलाते हैं, संतुलीकरण है, आत्मकेंद्रिता है या संक्रियाएं हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये कहलाती हैं संक्रियाएं, इसको संक्रियाएं बोला जाता है जीन पियाजे के शब्दों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में, यह कथन क्या दर्शाता है। यहाँ पर लड़कों की बात की जा रही है कि वो अच्छे होते हैं और लड़कियां क्या होती हैं, कढ़ाई करने में अच्छी होती हैं। चलिए बताते हैं क्या है इसमें। जेंडर समता यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई समता की बात नहीं हो रही है।
ऑप्शन नंबर देखते हैं बी में क्या है, असमान जेंडर समानता। तो जेंडर समानता भी यहाँ पर नहीं दिख रही है, दोनों में पक्षपात की बात दिख रही है। जेंडर अनुरूपता भी नहीं, दोनों एक दूसरे के अनुरूप नहीं दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है जेंडर रूढ़िवादिता आप इसको कहेंगे, जो पुरानी धारणाएं चली आ रही हैं, जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि लड़के यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ जो हैं कढ़ाई करने में अच्छी होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में क्या सही है। तो क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में सही है? यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात की गई है। सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सभी अधिगमकर्ता एक तरह से शिक्षण को नहीं कर सकते, कौशलों को एक तरह से ग्रहण नहीं करते हैं, सबकी क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अधिगम वरीयताएं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, तो ये प्रभावित होती हैं, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट सी और डी पॉइंट चेक करते हैं। सी में है मानकीकृत पाठ्यचर्या अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को व्यापक रूप से शामिल करता है। मानकीकृत पाठ्यचर्या भिन्नताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मानकीकृत रूप से शामिल नहीं करता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं को व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। यहाँ पर बात हो रही है जो अध्यापक केंद्रित शिक्षण होता है वो क्या करता है, अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा नहीं करता, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। यहाँ पर बात हो रही है, इरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है। वह विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती है। इस तरह से इरम मूल्यांकन का अभ्यास करती है। तो क्या वो कौन सा मूल्यांकन यहाँ पर कर रही है बताना है, संकलनात्मक या योगात्मक। तो ये योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण नहीं होते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण इसको आप जरूर कहेंगे, क्योंकि खुली किताबों का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। अनम्य है, ये भी नहीं, अनिरंतर भी नहीं, ये निरंतर मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसको संरचनात्मक मूल्यांकन आप कहेंगे, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं, उसमें क्या है, विद्यार्थी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहाँ सके। तो यहाँ पर क्या किया जा सके ये बताना है, यहाँ पर रिक्त स्थान है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने की बात की जा रही है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर, दूसरे में दिया है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा मिले, और सी में दिया है प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को नकारात्मक रूप से पुनर्वलित किया जाए। डी में दिया है कंठस्थ स्मरण को प्रयोग कार्य में ज़्यादा अधिमानित किया जाए। ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी में संभाव्य परिकल्पनाओं को क्या किया जाए, निरूपित किया जाए। ए यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। 16 में दिया हुआ है, एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों को सफल रूप से समावेशित किया जा सके, निम्न में से किसको बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, सामाजिक आर्थिक परिवेशों से आ रहे हैं बच्चे और उनको क्या करना है, सफल समावेशित करना है। तो उसके लिए क्या बढ़ावा देना पड़ेगा, हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा बताना है। विविधता के प्रति सम्मान अपनाना होगा, ये चीज़ सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति उदासीनता रखनी होगी, किसी को छोटा बड़ा यहाँ पर नहीं दिखाना है, सबको समान लेकर चलना है। प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों पर केंद्रित होना होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है रॉन्ग हो जाएगा, प्रदर्शन नहीं करना है किसी चीज़ का। और यहाँ पर दिया हुआ है डी में लचीला पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं कि लचीला पाठ्यक्रम भी सही है। पर चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर टिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी 3 पॉइंट नहीं दिए हैं, इसलिए आप 4th पॉइंट को जो है कट कर देंगे, ये रॉन्ग माना जाएगा। जो सबसे सूटेबल पॉइंट है यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ऑप्शन नंबर ए, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आप आंसर करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट सेलेक्ट किए गए हैं और जो ज़्यादा सूटेबल है आप उसी को रखेंगे आंसर में। तो ए जो है ये करेक्ट है। चलिए बाकी पॉइंट को आप कट कर देते हैं। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 में क्या है। 17 में दिया है, यहाँ पर दे रखा है गति समन्वयकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो ये किस चीज़ को प्रभावित करता है बताना है। सामाजिक पारस्परिकता को करता है, ये शारीरिक सामंजस्य को करता है। सी या डी पॉइंट में देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया है भावनात्मक नियमन को या सूचना संग्रहण को, तो इनको ये प्रभावित नहीं करता है। ये जिसको प्रभावित करता है वो है शारीरिक सामंजस्य।
बात की जा रही थी गति समन्वय वैकल्य की, तो ये शारीरिक सामंजस्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है क्या, बी। ये विकार है तो ये किससे संबंधित है, ये शरीर से संबंधित है। गति का विकार है तो किससे संबंधित होगा, शरीर की गतियों से ही संबंधित होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल से संबंधित नहीं है। तो हमें निगेटिव पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निम्न में से कौन पूर्व संख्या कौशल से संबंधित नहीं है, ये बताना है हमें। तो वर्गीकरण है, क्रमबद्धता है, या एक से एक मिलान, एकीकी संगति, या पहाड़े पढ़ना। तो जो पूर्व संख्या कौशल की बात हो रही है तो ये किससे संबंधित नहीं है, पहाड़े पढ़ना कोई कौशल नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है प्राथमिक स्तर पर समतुल्य भिन्नों की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है और समतुल्य भिन्नों की अवधारणा को पढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में है वृत्ताकार, कट आउट और आयताकार पट्टियों का उपयोग करना। बी में दिया हुआ है भिन्नों के गुणन की कलन विधि का उपयोग करना, भिन्नों के विभाजन भाग की कुलन विधि का उपयोग करना। और डी में दिया हुआ है लघुत्तम समावर्तक की अवधारणाओं का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृत्ताकार, कटआउट, आयताकार पट्टियों का उपयोग करना। ये जो है भिन्नों की अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय भाषा का गुण नहीं है। तो कौन सा गणितीय भाषा का गुण नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सटीकता, संक्षिप्तीकरण या प्रतीकात्मक। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। नंबर डी में दिया हुआ है अस्पष्टता। तो जी हाँ, जो गणित का गुण नहीं कहा जाएगा वो होता है अस्पष्टता। गणित में अस्पष्टता नहीं होती है, इसमें सब चीज़ें स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए देखते हैं 21 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर केरोसिन डालने का परामर्श दिया जाता है। ऐसा करना लाभ है क्योंकि, ऐसा करने से क्या लाभ होता है हमें बताना है। केरोसिन डालने का क्या यहाँ पर लाभ दिखाई देता है, चलिए बताना है। ऑप्शन देखते हैं। मच्छर केरोसिन से प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। मच्छर केरोसिन में मर जाते हैं, ये भी यहाँ पर रॉन्ग है। मच्छर केरोसिन की परत में फंस जाते हैं, ये भी यहाँ पर रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। केरोसिन की परत ऑक्सीजन की पूर्ति को रोक देती है और मच्छरों के प्रजनन को इससे क्या हो जाता है, मच्छरों का जो प्रजनन है वो थम जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। केरोसिन क्या करता है, वाटर में क्या करता है, ऑक्सीजन के लेवल को घटा देता है, कम कर देता है, और मच्छर क्या करते हैं, उससे प्रजनन नहीं कर पाते हैं, उनकी क्षमता रुक जाती है। ये पॉइंट यहाँ पर सुटेबल है, करेक्ट है। चलिए आते हैं 22 पर। 22 में दिया हुआ है मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वातावरण का जो बोलते हैं इसको शुभचिंतक बोला जाता है, हेल्पर बोला जाता है। ये क्या करता है, सड़े गले जो जीवाश्म होते हैं उनको खाकर समाप्त कर देता है, वहाँ पर जो गंदगी फैली होती है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये कौवा है, कौवा नहीं होगा, कबूतर भी नहीं होगा, कठफोड़वा भी नहीं होगा। ये सब चीज़ें जो एकदम सुटेबल बैठ जाती हैं ये होती हैं गिद्ध के बारे में। गिद्ध बोले जाते हैं पर्यावरण के मित्र, और ये क्या करते हैं, जो सड़े गले जीवाश्म होते हैं, मरे हुए जानवरों के शरीर होते हैं, उनको क्या करते हैं, खा लेते हैं और पर्यावरण को क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। तो डी पॉइंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 23 पर। 23 में दिया हुआ है बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो कौन सी कथन यहाँ पर बिहार के मधुमक्खी पालन के बारे में सही है। मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट। मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट में दिया है छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं और एक ही छत्ते में अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य को करती हैं। सी में देखते हैं, ये वाला पॉइंट करेक्ट है। सी में दिया है प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो जी हाँ, प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है और वो क्या कार्य करती है, अंडे देने का कार्य करती है। डी में दिया है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये छत्ता बनाने का काम करती हैं और बच्चों का पालन भी करती हैं। तो ये पॉइंट तो सही है कि छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, पर इनका कार्य क्या होता है, छत्ता बनाना नहीं होता है और ना ही ये बच्चों का पालन करते हैं। तो ये पॉइंट इस वजह से हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। चलिए जो राइट आंसर है वो हम ऑप्शन मैच करते हुए देखते हैं। यहाँ पर तीनों पॉइंट जो हैं करेक्ट हैं, ए, बी और सी वाले। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए, बी, सी तीनों पॉइंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये ही करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है यहाँ पर रॉन्ग है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24।
24 में दिया हुआ है, हम चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के दौरान विभिन्न त्यौहार मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नव चंद्र के दिन मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार होता है जो नव चंद्र के दिन मनाया जाता है? यहाँ पर दीपावली है, होली है, ईद है या रक्षाबंधन है? तो रक्षाबंधन नहीं है, ईद भी नहीं है, होली भी नहीं है। जो नव चंद्रमा के दिन त्यौहार मनाया जाता है वो होता है दीपावली। इसको बोला जाता है दीपावली, प्रकाश का त्यौहार। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन आपको करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने ईवीएस की क्लास में इसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, जहाँ पर मैंने भारत में पाए जाने वाले सभी जहरीले सांपों के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर देख लेना। सीटेट 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, भारतीय चूहा, सर्प, नाग, पाइथन या अजगर। तो अजगर यहाँ पर नहीं पाया जाता है और ना ही ये विषैला होता है। नाग, केरात, दुबैया या रेत बोआ, तो ये भी नहीं होगा। सी में दिया है नाग, केरात, दुबैया या अफाई सांप। तो ये जो चारों सांप हैं ये जहरीले होते हैं और ये भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका। नेक्स्ट में दिया हुआ है दुबैया, अफाई, केरात, भारतीय चट्टान और पाइथन, ये नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 26 में दिया हुआ है, खेड़जी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि ये क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है, यह वृक्ष मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए आप इसको लेफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के जो समूह हैं उनको आप चुनिएंगे, उसको चुनकर बताएंगे कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में दे रखा है डीजल, पेट्रोल या एथेनॉल। बी में दिया है प्लास्टिक, पेंट, एलपीजी। सी में दिया हुआ है मोम, ग्रीस या रेयान। और डी में दिया है एलपीजी, कोलतार और मोम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं वो एलपीजी, कोलतार और मोम होते हैं। डी करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए बने रहिएगा। यहाँ पर हम करते हैं सीटेट प्राइमरी एंड अपर दोनों लेवल के लिए प्रिपरेशन। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा।